सो हेलो गाइस। हम सभी को पता है कि जो हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उस जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी सीरियस थी और लगभग वो सिचुएशन जो थी वो वॉर की तरफ जा जा रही थी। लेकिन हाल ही में जो न्यूज़ आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का जो सिचुएशन था वो थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है। पहलगाम हमलों के बाद जो भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने जो पलटवार किया था पाकिस्तान की तरफ, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी एंड एवरी डिफेंस सेक्टर। और जब भी युद्ध जैसी सिचुएशन रहती है तो सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि परमाणु बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन। हालांकि ये जो वेपन है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वेपन है और कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता। अभी जो भारत की जो सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे भी पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी थी, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस है। ऐसे कोई भी उठ के न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर सकता, बहुत ही हानिकारक वेपन रहता है और ये कोई खेलने की चीज़ है नहीं। और विश्व युद्ध 2 के दरमियान जब अमेरिका ने जापान के 2 मेन सिटीज़ पे न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था, हिरोशिमा और नागासाकी, वो कितना भयावह और भयानक था ये तो हम लोग सब जानते हैं। और जापान को कितना नुकसान हुआ था उस इवेंट के बाद ये भी हम लोग सब जानते हैं। और आज भी जापान उस घटना से पूरा रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसका इतिहास क्या है, इसकी क्या ज़रूरत थी हम लोग को बनाने की, और आज के टाइम पे हम लोग इस परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं डिकोडेड बाय रोहित। तो इस परमाणु बम बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी? तो 1939 में अमेरिका, ब्रिटिश और कनाडा सरकार ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने जो विश्व युद्ध 2 था उसके दौरान अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए शुरू किया था, जिसमें लगभग 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। और 1942 और 1945 के दौरान अमेरिका सरकार ने पूरे विश्व का जो पहला न्यूक्लियर वेपन था, उन्होंने वो बना दिया था। और जब इसका निर्माण हुआ था तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिनाल जैसे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि जर्मनी भी इस टाइप का बम या न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। और 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में इस बम का पहला परीक्षण किया गया था। और इसे हम ट्रिनिटी टेस्ट भी कहते हैं, जो कि पहला टेस्ट था इस न्यूक्लियर वेपन का अमेरिका के द्वारा। तो जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था तो बहुत चेतावनी के बाद भी जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। अमेरिका ने बहुत सारी बार जापान को ये चेतावनी दी थी कि वो आत्मसमर्पण करे ताकि विश्व युद्ध 2 जो बंद हो सकता था, क्योंकि वो लास्ट स्टेज था उस युद्ध का। फिर भी जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक जगह पे हमला किया था, जिसमें हज़ारों अमेरिकन ने अपनी जान गंवा दी थी। और पहले से ही इस घटना की वजह से पहले से ही अमेरिका के जनता और सेना में एक द्वेष था जापान के विरुद्ध। और जो बंदे की भावना थी वो पहले से ही अमेरिका के दिल में थी जापान के अगेंस्ट। सो इसीलिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में जापान के जो 2 मुख्य सिटीज़ थे उसमें उन्होंने अणुबॉम्ब से हमला किया था। जो पहला सिटी था वो हिरोशिमा थी, जहाँ पे अमेरिका ने अणुबॉम्ब गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम 235 पे आधारित था। और दूसरा जो बॉम्ब था उन्होंने गिराया था नागासाकी शहर में, जो कि एक जिसका नाम था फैट मैन, और ये प्लूटोनियम 239 के आधारित पे बनाया गया था। और अमेरिका ने इन 2 शहरों पर ही क्यों अणुबॉम्ब डाला, इसकी भी एक खास वजह थी, क्योंकि हिरोशिमा एक सैन्य कमांड सेंटर, सप्लाई चेन जो रहता है वहाँ पे बहुत सारा हो रहा था, और वो एक औद्योगिक शहर भी था। और दूसरा जो नागासाकी शहर था ये बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया था, इसलिए वहाँ पे भी अमेरिका ने जानबूझ के बम गिराए ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाए। और इस हमले में लगभग 70 से 80 हज़ार लोग मारे गए थे। ये बहुत ही भयावह दृश्य थे। और आगे जाकर फिर 15 अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद जो विश्व युद्ध सेकेंड था उसकी समाप्ति की घोषणा हुई थी।
और अगर हम लोग आज की बात करें तो आज कौन से देश के पास ये न्यूक्लियर वेपन प्रेज़ेंट है, ये हम लोग देख सकते हैं। जो एनपीटी के तहत जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के तहत जो कंट्रीज़ हैं, उसमें हम लोग अमेरिका का नाम देख सकते हैं, रशिया, फिर फ्रांस है, यूके है, उनके पास ये न्यूक्लियर वेपन है। और चीन है जिसके पास ये न्यूक्लियर वेपन अभी फ़िलहाल है। और अगर आप लोग नॉन एनपीटी के तहत अगर देखेंगे कि कौन से देश है जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन प्रेजेंट है, तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ये देशों के नाम आ जाते हैं। और अगर हम लोग अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 9 ऐसे देश है जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन है, और बहुत सारे देश है जो ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। और इस हथियार के हमले के बाद जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह होता है। पल ही में लोग जलकर राख हो जाते हैं, और 1-2 किलोमीटर में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, वो सारे जलकर राख हो जाते हैं। और इतनी ऊर्जा निर्माण होती है कि 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस जितनी ऊर्जा निर्माण हो जाती है, जो कि एक सूरज के अंदर उतनी ऊर्जा रहती है। और दूसरा ये कि इस हमले के बाद या अणुबॉम्ब का यूज़ होने के बाद जो उसके आगे वाले जो परिणाम हैं, जो पर्यावरण में हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक रहते हैं, जो जन्मदोष भी लोगों में पाया जाता है। उसके बाद मेंटली, फिज़िकली लोग विकलांग भी हो जाते हैं। तो इसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है इस बम का, वो भी बहुत ही ज़्यादा भयावह है। और पर्यावरण में आप देखिए तो जो ज़मीन रहती है वो खेती के बिल्कुल बिल्कुल भी लायक नहीं रहती है। काली बारिश भी हो सकती है, और लोगों में कैंसर जैसे जो डिसीज़ है वो भी फैल जाती है इसके आफ्टर इफ़ेक्ट में। और जो ज़मीन है उस एरिया की, वो बहुत ही ज़्यादा नापीक हो जाती है। तो इसका जो परिणाम है वो मानवीय जीवन में भी होता है, और आस-पास के जो पर्यावरण है उसमें भी बहुत ज़्यादा भयावह परिणाम हो जाता है इस इफ़ेक्ट की वजह से। तो ये बहुत ही सीरियस बॉम्ब है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और आशा करते हैं कि इसका इस्तेमाल करने की कभी भी किसी भी देश पे या विश्व में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आए कि इसका कोई यूज़ हो सके। इस सारी घटना से हम लोग क्या सीखते हैं? अगर परमाणु शक्ति मानवता के ऊपर चली जाए तो ये विज्ञान में ही विनाश पैदा कर सकती है, और पूरे मानव जाति को इसकी बहुत सारी हानिकारक जो विपत्तियाँ हैं वो देखने को मिल सकती है। तो यही कन्क्लूज़न है कि इस शक्ति का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी देश ने। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि अभी भारत-पाकिस्तान में थी युद्ध जैसी, तो ये बैठ के हम लोग हल कर सकते हैं, और इसका जो यूज़ है ये टाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी आतंकी हमलों को चुपचाप बैठ के देखते रहे और सिर्फ बैठ के ही उसका जो सुझाव है वो करते रहे, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे देश पे कोई भी आक्रमण कर रहा है, किसी भी तरह से आक्रमण कर रहा है, तो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार और भारत सेना है, उसको पूरेपूर हक है कि वो उस घटना को रिटेलिएट करे, और अच्छे से अच्छे उनका जो रिएक्शन है वो निकलना चाहिए। और जो भी ऐसे संगठन है जो भारत देश को या भारत के जनता को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छे सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये एक उद्देश्य रहता ही है। लेकिन ये कितपत हम लोग कैसे हम मैनेज करते हैं, जैसे कि अभी भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए। और भारत पे अगर किसी भी तरह की कोई आपत्ति आती है तो हमारी भारतीय सेना बहुत ही सक्षम है, और विचारपूर्वक जो भी वो कदम उठाते हैं वो हमें पता ही है। सो वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी एंड इंडियन डिफेंस सेक्टर। जय हिंद।